एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इनकम। तो इनकम टैक्स के वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो शेयर की है, बट ये एक इसका जो बेसिक टॉपिक है इनकम का, जिसको भी मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देती हूँ। तो क्या होता है मीनिंग ऑफ इनकम में? तो इनकम की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में हमें दी हुई है। सो दो इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द इनकम टैक्स एक्ट, बट नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इनकम इज अटेम्प्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम जो है ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं दी हुई है हमें इनकम टैक्स एक्ट में। द टर्म इनकम इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एक्ट इज इंक्लूसिव। ठीक है, तो इसमें जो हमको उसकी डेफिनेशन दी हुई है उसमें इनकम को क्या बताया है, इंक्लूसिव नेचर का बताया, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। द नरेशन गिवन इन सब सेक्शन 24 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट enumerates certain items including those which can not ordinarily be considered as income but are treated statutory as such। मतलब कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जो हमको इनकम की डेफिनेशन दी हुई है, तो उसमें बहुत सारे आइटम्स को इंक्लूड किया गया है जो कि ऑर्डिनरली हम उसको इनकम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम वो ऑर्डिनरी अगर सामान्य रूप में देखा जाए तो हम उसको इनकम नहीं बोलेंगे, बट एक स्टैट्यूटरी अगर हम लॉ के उसमें उसको इनकम माना गया है। ठीक है, स्टैट्यूटरी रूप में उसको एक कानूनन दृष्टि से लेकिन उसको इनकम माना गया है। ऑर्डिनरली हम उसको इनकम नहीं बोल सकते हैं, बट कानून की दृष्टि में वो भी इनकम है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। एज पर डेफिनेशन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 द टर्म इनकम मीन्स एंड इंक्लूड्स वेरियस आइटम्स। ठीक है, तो हमने देखा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमें इनकम की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें इनकम का मीन्स और उसका इनकम का क्या मीन्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इनमें इंक्लूड किया गया है इनकम में। एंड इंक्लूड्स वेरियस आइटम्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम आर क्लासिफाइड। ठीक है, बस हमें इतना ही बताया है कि बहुत सारे आइटम्स को इंक्लूड किया गया है, वो कौन से उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अंडर इनकम टैक्स वेरियस टाइप ऑफ इनकम आर क्लासिफाइड अंडर 5 डिविजन्स। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ इनकम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दीज आर नोन एज हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, हमने पढ़ा है कि इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस सेक्शन कैन बी प्रेजेंटेड इन सिंप्लीफाइड मैनर एज अंडर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इनकम के 5 हेड्स होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। ठीक है, बेसिकली इन 5 हेड्स में इनकम को डिवाइड किया गया है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एन एम्प्लॉय वट एवर ही गेट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, एक एम्प्लॉय जो है, यानी जो कि एक पर्सन जो कि जॉब कर रहा है, जो उसको सैलरी मिल रही है, उसको एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिल रहा है, सिर्फ सैलरी नहीं, सैलरी के अलावा उसको जो कुछ भी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, जो भी उसको वहां से अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, चाहे वो उसको कैश में मिले और इन काइंड। ठीक है, चाहे वो उसको कैश में दे या फिर किसी और फॉर्म में दे, ऑल कम्स विद इन द परव्यू ऑफ इनकम। ये सारी ही चीजें उसकी इनकम में कैलकुलेट की जाएंगी, सिर्फ सैलरी नहीं, उसमें कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, ठीक है, जो कुछ भी मिले, पर्क्स वगैरह उसको मिले, वो सारी चीजें चाहे कैश में मिले चाहे किसी और फॉर्म में मिले, वो सारी ही उसकी इनकम में इंक्लूड की जाएंगी। मेन रिसिप्ट्स आर एज अंडर। ठीक है, मेनली इसमें क्या क्या आता है? सैलरी, एडवांस सैलरी, अरियर्स। ठीक है, जो भी उसको सैलरी मिल रही है, एडवांस मिल रही है, अरियर्स है, वेरियस अलाउंसेस, कमीशंस, बोनस। ठीक है, जो भी उसको अलाउंस मिल रहा है, अलाउंस जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉय का जितना भी हाउस रेंट है वो कंपनी पे करती है, तो वो होता है हाउस रेंट अलाउंस, तो वो भी उसकी इनकम में आएगा। कमीशन हो गया, बोनस हो गया। उसके अलावा ऑन रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो मिलती है, कॉम्पेंसेशन मिलता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, मेडिकल वगैरह में कॉम्पेंसेशन मिलता है, अलाउंस मिलता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड जो होता है एम्प्लॉय का, वो भी उसकी इनकम में आता है। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी के साथ जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है, सारी चीजें उसकी इनकम में कैलकुलेट की जाती हैं। इसके बाद आता है परक्विजाइट्स जो उसको मिलते हैं, यानी जो उसको फैसिलिटीज मिलती हैं, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हो गया, मेडिकल के लिए जो उसको फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो भी उसको फैसिलिटी मिलती है, उन सब का भी एक अमाउंट निकाल के उसकी इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो सच फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट। ठीक है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर या फिर कुछ कंसेशनल रेट पे देते हैं, जैसे कि कहीं जगह पे ऐसा होता है कि जितना एक्चुअल अमाउंट है उससे आपसे कम चार्ज किया जाएगा। ठीक है, वो उसको भी हम पर्क्स बोलते हैं, वो कंपनी की तरफ से मिलता है एम्प्लॉय को। तो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है या फिर कंसेशनल रेट पे मिलता है। एग्जाम्पल, फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, रहने के लिए फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है आपको कंपनी की तरफ से। मोटर कार दे रही है अगर आपको आपकी कंपनी, फ्री गैस दे रही है। ठीक है, आपका व्हीकल है उसके लिए फ्री गैस दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी
के लिए उसने कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है फ्री पे या फिर कंसेशनल रेट पे, एजुकेशन आपकी बच्चों की एजुकेशन के लिए सर्वेंट फैसिलिटी दे रही है, ये सारी जो भी उसको पर्क्स देती है, इसको अपन पर्क्स बोलते हैं या पर्क्विसाइड्स, तो ये सारी जो भी फैसिलिटी कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो सबका अब आप बोलोगे इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो उसका एक अमाउंट निकाला जाता है। जैसे कि जो भी उसको फैसिलिटी मिल रही है वो किस अमाउंट की मिल रही है, या तो अमाउंट उसका दिया होता है कि इतना अमाउंट की फैसिलिटी दे रहे हैं, या फिर वो अमाउंट का मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उस अमाउंट को निकाल के उसकी इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी से हमको कौन सी इनकम होती है, रेंट मिलता है प्रॉपर्टी से। तो एनी रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेदर कमर्शियल और रेसिडेंशियल, ठीक है, चाहे उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस वगैरह उसने शॉप वगैरह अपनी रेंट पे दे के रखी है, या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई घर वगैरह उसने दे के रखा है रेंट पे, वो सारा ही किसके अंदर आता है, इनकम के अंदर। ठीक है, उस प्रॉपर्टी से उसको जो भी रेंट मिल रहा है, उसकी कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से उसको जो भी रेंट मिल रहा है, वो सब किस में आता है, इनकम के अंदर आता है। द एक्ट प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन टू एनी वन हाउस प्रॉपर्टी विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द ओनर। अब इनकम टैक्स एक्ट में अब क्या दिया गया है, यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया है सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी में। सपोज एसएससी के पास 4 हाउस है, ठीक है, 4 प्रॉपर्टी है एसएससी के पास, उसमें से अब एक हाउस पे उसका एग्जेम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, एक हाउस में तो वो खुद रहेगा ना, तो किसी भी एक हाउस में जिसमें वो रह रहा है वो उसकी एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी की प्रॉपर्टी से जहां से भी उसको रेंट वगैरह मिल रहा है उसको उस पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या बोला है, एग्जेम्पशन दिया गया है एक्ट में टू एनी वन हाउस प्रॉपर्टी विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, उस हाउस प्रॉपर्टी को, जिस हाउस में वो रह रहा है, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के वो इनकम टैक्स की उसमें वो एग्जेम्प्ट रहती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो आपकी प्रॉपर्टी है जहां से आपको रेंट आ रहा है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड और प्रोफेशन, मतलब कि बिजनेस, अगर आपका कोई बिजनेस है और प्रोफेशन है उससे जो इनकम हो रही है। यहाँ पे एंड और का क्या मतलब है, अगर या तो आपका बिजनेस है या तो प्रोफेशन है उसकी इनकम, और अगर आपके साथ बिजनेस के साथ साथ प्रोफेशन भी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों है, तो उन दोनों की भी इनकम आपकी इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, टैक्सेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ठीक है, बिजनेस होगा तो वहां से क्या होगा, आपको प्रॉफिट और गेन होगा फ्रॉम ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, कॉम्पेंसेशन एक्सेट्रा, एनी इंटरेस्ट, बोनस, रेम्यूनरेशन और कमीशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ड्यू टू रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम सच फर्म। तो आपको जो भी प्रॉफिट और गेन होगा आपके बिजनेस से, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, या फिर आपका प्रोफेशन है उससे जो आपको इनकम होगी, कॉम्पेंसेशन वगैरह मिल रहा है अगर आपको किसी चीज में, या फिर कोई इंटरेस्ट की इनकम है आपकी, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है आपका कहीं से, बोनस आ रहा है, रेम्यूनरेशन आ रहा है, या फिर कमीशन मिल रही है, किसी भी नेम से आपको कमीशन मिल रही है, ड्यू टू और रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, वहां से आपको कुछ इनकम आ रही है, तो वो सब कुछ किस में आएगी, आपकी पीजीबीपी की इनकम में वो आपकी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, ये सारी आपकी इनकम मानी जाएंगी। उसके अलावा इनकम फ्रॉम ट्रांसफर और सेल ऑफ कैपिटल असेट्स, ठीक है, मतलब कि हमारा कैपिटल गेन वाले में आता है। अगर आपकी कोई कैपिटल असेट है, ठीक है, कोई बिल्डिंग वगैरह है या कुछ भी, आपको उसको सेल करने से, उसको ट्रांसफर करने से जो भी आपको प्रॉफिट होगा, इनकम आएगी, वो भी आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आपकी उस हेड के अंदर कैलकुलेट की जाएगी। तो गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, ठीक है, कैपिटल असेट क्या होती है हमारी, लैंड हो गई, कोई लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है कोई, ठीक है, या फिर आपकी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एफडीज वगैरह है, वो सब हमारी कैपिटल गेन में आती है, मशीनरी, ज्वेलरी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको आपको जब आप सेल करोगे या किसी और को ट्रांसफर करोगे तो उससे जो भी इनकम अराइज होगी वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम में आएगी, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाले हेड में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद आती है अदर इनकम, यानी इसके अलावा जो भी हमारी इनकम बच गई उसको अदर इनकम वाले हेड में कंप्यूट किया जाता है। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, ठीक है, आपको रॉयल्टी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, फीस मिल रही है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा, ये वाली जो सारी इनकम होंगी ये सब अदर इनकम में आती है। हॉर्स रेस वगैरह हो गया, लॉटरी हो गया, या केबीसी वगैरह की विनिंग हो गई, या कोई गेम वगैरह आप खेलते हो, हॉर्स रेस है, उस सब से जो भी आपकी इनकम होगी वो अदर इनकम में आएगी। इन अदर वर्ड्स, इनकम विच इज नॉट कवर्ड बाय अफोरसेड 4 हेड्स विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब कि ऐसी कोई भी इनकम जो कि आपकी इन चारों हेड्स में नहीं आ रही है, मतलब आपको कोई भी इनकम है वो टैक्स तो आपको उसको देना ही पड़ेगा, भले ही वो आपकी इन 4 हेड्स में नहीं आ रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ रही है, कैपिटल गेन में नहीं आ रही है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, बट कोई और इनकम है, जैसे कि मैंने बताया लॉटरी हो गया, गेम वगैरह से आप जीत रहे हो, तो ऐसी कोई भी इनकम आ रही है तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा अदर
इनकम वाले हेड में, ठीक है, अदर सोर्सेज में उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल फीस हो गया, लॉटरी हो गया, आर्टिकल इनकम, रॉयल्टी एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनकम की डेफिनेशन हमने देखा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है, जहां पे इनकम में हमको क्या बताया कि इसमें बहुत सारे आइटम्स इंक्लूड होंगे। अब इसको हमने अगर डिटेल में हमने जब पढ़ा तो हमने देखा इनकम फ्रॉम सैलरी आता है इसके अंदर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और प्रॉफिट फ्रॉम या इनकम फ्रॉम ट्रांसफर और सेल ऑफ कैपिटल असेट, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, जो भी इनकम आएगी आपकी, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ कैपिटल असेट और अदर इनकम, ये 5 हेड्स में आता है हमारा। जो भी इनकम हो रही है उनको इन 5 हेड्स में कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम के फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी इनकम को इनकम माना जाएगा। सो जनरली स्पीकिंग द वर्ड इनकम कवर्स रेसिप्ट्स इन द शेप ऑफ मनी और मनीज वर्थ विच अराइज विथ सर्टेन रेगुलरिटी और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी फ्रॉम अ डेफिनाइट सोर्स। मतलब कि अगर जनरली हम देखें तो इनकम का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट इन शेप ऑफ मनी, या तो आपको कुछ मनी मिली है वो इनकम है, या फिर मनीज वर्थ, कुछ आपको ऐसी चीज मिली है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पैसा ही मिले, मनी वर्थ में अगर आपको कोई चीज मिली है, सपोज आपको पैसे के बदले कोई किसी ने अपने शेयर्स आपको दे दिए, या कुछ भी ऐसी चीज है मनी जिसको मनी की जैसी है वो, जिसको सेल करके आप उससे मनी अर्न कर सकते हो, ठीक है। विच अराइजेज विथ सर्टेन रेगुलरिटी, और वो इनकम आपको कैसे हो रही है, कुछ रेगुलरिटी है उसकी, कुछ ना कुछ उसका सोर्स है जहां से वो आ रही है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी इनकम आ रही है, कहीं पे भी हमको पैसे गिरे हुए मिल गए तो हमारी इनकम हो गई। तो एक उसका सोर्स है, कोई डेफिनाइट सोर्स से वो आ रही है, और एक रेगुलरिटी है, ठीक है, और वो किसी डेफिनाइट सोर्स से आ रही है, वो हो गया हमारी इनकम। हाउएवर ऑल रिसिप्ट्स डू नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ टैक्सेशन अंडर द एक्ट। सारी ही रिसिप्ट्स अगर हम देखें तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारी ही रिसिप्ट्स हमारी टैक्सेशन के अंडर आए, ठीक है, सारी रिसिप्ट्स हमारी टैक्सेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। एज फॉर एज इनकम टैक्स इज कंसर्न्ड, it is desirable and precious to know some important features of income because definition of income given in section 2 subsection 24 of is of inclusive nature। हमने देखा जो डेफिनेशन थी वो इंक्लूसिव नेचर की थी, उसमें बहुत सारे आइटम्स को इंक्लूड किया गया है इनकम में। तो इसलिए हम इनकम के फीचर्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों को इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इनकम कैन हेल्प अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इनकम, ठीक है। फर्स्ट इज फॉर्म ऑफ इनकम। फॉर्म ऑफ इनकम क्या है, इनकम कैन बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, जरूरी नहीं है वो कैश के ही फॉर्म में हो इनकम, अगर किसी और फॉर्म में भी मिल रही है तो वो भी हमारी इनकम ही मानी जाएगी। अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, एफडी है, वो सब भी आपकी एक फॉर्म ऑफ इनकम में ही आएगी, ठीक है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ, या तो मनी के फॉर्म में है या फिर मनीज वर्थ है वो, वेर एवर मतलब उसकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू है। वेर एवर इनकम इज रिसीव्ड इन काइंड लाइक परक्यूजाइट्स, ठीक है। और क्या होता है मनीज वर्थ में अगर हम देखें या फिर काइंड में देखें, वेरेवर इनकम इज रिसीव्ड इन काइंड लाइक परक्यूजाइट्स मिल रहे हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको वहां पे बहुत सारे परक्यूजाइट्स मिलते हैं, लाइक आपको बच्चों की एजुकेशन में कुछ अलाउंस मिल जाता है, रहने के लिए हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है, वो कंपनी देती है। कंपनी आपको व्हीकल की फैसिलिटी देती है, गैस फैसिलिटी दे रही है, सर्वेंट की फैसिलिटी दे रही है, ये सब पर्क्स हैं। अब उसकी कोई मनी तो वो नहीं दे रही है आपको, ठीक है, सैलरी तो आपको बेसिक सैलरी आपकी मिल ही रही है, उसके साथ साथ कंपनी आपको ये सारी चीजें भी दे रही है। तो अब आप क्या बोलोगे कि ये सारी आपकी इनकम नहीं है, ये भी तो आपकी इनकम का एक पार्ट ही हुआ ना, तो इसलिए उसको भी आपकी इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो परक्विजाइट्स हो गए, देन इट्स वैल्यू हैज टू बी फाउंड एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब, ठीक है। कुछ रूल्स दिए गए हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकाले। अगर आपको कंपनी सर्वेंट दे रही है, हाउस रेंट अलाउंस दे रही है, जैसे हाउस रेंट दे रही है कंपनी, तो उस एरिया में उसका क्या उस हाउस की वैल्यू होगी। कंपनी ने अगर आपको कोई घर दिया है रहने के लिए तो उस एरिया में उस घर के किराए की क्या वैल्यू, अगर आप रेंट पे रह रहे होते तो आप उसकी क्या वैल्यू देते, तो वो कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि वो कैसे आपको उसकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो उसके क्या किया जाता है, इसकी वैल्यू को फाउंड किया जाता है एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब एंड दिस वैल्यू शैल बी टेकन टू बी इनकम, ठीक है। और वो जो वैल्यू आती है वो इनकम मानी जाती है उस एसएससी की। एग्जाम्पल रेंट फ्री अकोमोडेशन और कन्वेंस प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, जैसे कि वही रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है कंपनी ने आपको, ठीक है, आप रह रहे हो, उसका कंपनी कोई रेंट नहीं ले रही है, तो उस एरिया में और अगर ऐसा कोई घर है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या रेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका रेंट निकाला जाता है। या फिर कन्वेंस प्रोवाइडेड, यानी कि आपको ऑफिस आने जाने के लिए कंपनी कन्वेंस प्रोवाइड कर रही है, अपना व्हीकल दे रही है, ठीक है, उसका
वो सारी आपके पर्क्स में आती है और वो सब भी आपकी इनकम के अंदर कैलकुलेट की जाती हैं। सो एम्प्लॉयर बेसिकली अपने एम्प्लॉय को जो सारे भी बेनिफिट्स देता है ना, वो सब भी आपकी इनकम में ही इंक्लूड की जाएगी। जरूरी नहीं है कि सारी इनकम आपकी कैश के ही फॉर्म में हो, अगर किसी और फॉर्म में भी है, पर्क्स वगैरह के फॉर्म में भी है, तो वो भी आपकी इनकम में ही कैलकुलेट की जाएगी। देन लीगल वर्सेस इलीगल, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी लीगल इनकम पे ही टैक्स लगे, जो आप इलीगल इनकम अर्न कर रहे हो ना उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो इनकम अर्न लीगली और इलीगली रिमेन्स इनकम, चाहे लीगली अर्न करो चाहे लीगली अर्न करो, रहेगी तो आपकी इनकम ही। एंड इट विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और उस पर भी जो भी प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ इलीगल इनकम ऑफ अ पर्सन डज नॉट ग्रांट हिम इम्यूनिटी फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। ठीक है, जो असेसमेंट करेंगे आपकी इलीगल इनकम जो भी होगी उसका असेसमेंट होगा। सो वो जो असेसमेंट होगा इलीगल इनकम का उस पर्सन की, डज नॉट ग्रांट हिम इम्यूनिटी फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स। मतलब ये नहीं कि आपका अगर उस पर असेसमेंट हो रहा है आपकी इलीगल इनकम पे, तो आपके जो भी अदर एक्ट है वो आपके अप्लाई नहीं होंगे, इलीगल इनकम पे जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न सच इलीगल इनकम इज अलाउड टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ सच इनकम ओनली। अगर उस इनकम को अर्न करने के लिए, यानी जो आपकी इलीगल इनकम है, जो 2 नंबर वाली आपकी इनकम है, उसको अर्न करने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस भी अगर किए हैं तो आप उस एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर सकते हो उस इनकम में से, आउट ऑफ सच इनकम ओनली। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी इनकम से ही आप उसको डिडक्ट कर सकते हो, ये नहीं कि आप दूसरी इनकम से उसके एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करने लगो। ठीक है, लीगल इनकम के एक्सपेंसेस है तो आप इलीगल इनकम जो इनकम हुई है उसी में से ही आप डिडक्ट करोगे उसको। इफ अ डेकॉइट गेट्स मनी थ्रू रॉबरी देन सच इनकम वुड डेफिनेटली बी कॉल्ड इनकम। अगर किसी ने चोरी करके कोई इनकम अर्न की है तो भी उस इनकम को तो इनकम ही माना जाएगा ना। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपकी उस इनकम पे असेस्ड हो रही है, उस पर टैक्स लग रहा है तो आप बाकी प्रोविजन से बच जाओगे, आप पे चोरी वगैरह का केस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है, लीगल इनकम हो चाहे इलीगल हो, इनकम आपकी इनकम ही मानी जाएगी, टैक्स आपको उस पर देना ही पड़ेगा। देन है रेगुलरिटी ऑफ इनकम। अब जरूरी नहीं है कि इनकम की आपकी रेगुलरिटी बनी ही रहे। अगर आपने केबीसी से कुछ अमाउंट जीता है तो जरूरी नहीं है कि आप हर साल उस अमाउंट को जीतो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर रहे, या फिर हॉर्स रेस से जीत रहे हो, या कोई भी इनकम है अगर आपकी, तो जरूरी नहीं है उस पर रेगुलरिटी रहे। सो वेदर द इनकम इज परमानेंट और टेम्पररी, चाहे आपकी इनकम परमानेंट हो रही है, आपका कोई बिजनेस है वहां से, या फिर आपका जॉब है, आपको परमानेंट अगर इनकम हो रही है, या फिर टेम्पररी इनकम हो रही है, एकदम से हो गई इनकम या कभी कभार हो रही है, इट इज इमटेरियल फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम इमटेरियल है, इसका कोई भी यूज नहीं है। वेदर इट इज रिसीव्ड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, चाहे इनकम आपको लमसम में मिले चाहे इंस्टॉलमेंट में मिले, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इसका कोई भी मतलब नहीं है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी वो इनकम इनकम ही मानी जाएगी, उस पर आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, आपकी जो भी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम रेगुलर ही हो या लमसम में ही मिले। ठीक है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, चाहे लमसम में मिले इंस्टॉलेशन में मिले, इनकम आपकी इनकम ही मानी जाएगी, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो चाहे टेम्पररी हो। ठीक है, देन आता है रिसिप्ट बेसिस वर्सेस अक्रूवल बेसिस। रिसिप्ट बेसिस मतलब कि आपको इनकम मिल चुकी है, और अक्रूवल बेसिस मतलब होता है आप इनकम तो अर्न कर चुके हो बट अभी तक आपको मिली नहीं है। सपोज आपने की सैलरी है, आपने अर्न तो कर लिया, आपने 1 महीना काम कर लिया, आपकी सैलरी बनी 50,000 रुपए, आपने वो अर्न तो कर ली, लेकिन आपको अभी तक वो मिली नहीं है, बट फिर भी वो आपकी इनकम में इंक्लूड की जाएगी क्योंकि आप अर्न तो उसको कर चुके हो। या फिर आपने कोई सामान बेचा, आपका बिजनेस है, आपने कोई सामान बेचा 50,000 रुपए का, बट आपको अभी तक उससे क्या नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला, आपने उधारी पे वो माल दिया, बट आपकी वो इनकम ही ट्रीट की जाएगी क्योंकि आप उसको अर्न कर चुके हो। ठीक है, सो इनकम अराइजेस ईदर ऑन रिसिप्ट बेसिस पे मिले और ऑन अक्रूवल बेसिस पे मिले। इट में अक्रू टू अ टैक्स पेयर विदाउट इट्स एक्चुअल रिसिप्ट। ठीक है, भले ही आपको वो पैसा अभी तक नहीं मिला है बट फिर भी वो पैसा आपको मान लिया जाएगा कि आपको मिल चुका है, उस पर आपको उसी टाइम पे उसी साल में आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। द इनकम इन सम केसेस इज डीम्ड टू अक्रू। ठीक है, कुछ केसेस में मान लिया जाता है, डीम्ड कर लिया जाता है, मतलब मान लिया जाता है कि आपको वो इनकम मिल चुकी है। अक्रू और अराइज टू अ पर्सन विदाउट इट्स एक्चुअल रिसिप्ट, आपको अभी तक एक्चुअल में अमाउंट नहीं मिला है बट मान लिया जाएगा कि आपको वो अमाउंट मिल चुका है क्योंकि आप उसको अर्न कर चुके हो, आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इनकम अक्रूज वेदर द राइट टू रिसीव अराइजेस। ठीक है, इनकम अक्रू होगी, इनकम अक्रूज का मीन क्या है, आपका राइट है उसको रिसीव करने का। जब भी आपका राइट है उस इनकम को रिसीव, आपने माल बेचा तो ऑब्वियसली आपका राइट है ना कि आपको कभी ना कभी वो पैसा मिलेगा, मतलब वो आपकी इनकम मानी जाएगी। भले ही आपको अभी तक एक्चुअल अमाउंट नहीं मिला है बट फिर भी वो आपकी इनकम मानी जाएगी, अक्रूवल बेसिस वाली इनकम भी। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। अब खुद को ही तो हम सामान नहीं बेचेंगे, हमें बाहर से ही कहीं से पैसा आना चाहिए ना। सो
नो वन कैन मेक अ प्रॉफिट बाय ट्रांजेक्टिंग विथ ऑन सेल्फ, खुद से तो आप ट्रांजेक्शन करके पैसे नहीं कमा सकते हो. इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्टिविटीज where some people contribute to the common fund and are entitled to participate in the fund and a surplus cannot be called income. Example activity of लायंस क्लब. क्या होता है ना, कुछ क्लब्स वगैरह होते हैं, ठीक है. अब क्लब में से बाहर से भी होते हैं. क्लब क्या होते हैं, किसी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए वो लोग कुछ अमाउंट वगैरह इकट्ठा करके वहाँ पे जो भी सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, तो उसके कुछ मेंबर्स भी होते हैं. अब बाहर से जो क्लब को इनकम मिलेगी वो तो उनकी इनकम है, बट जो उसके मेंबर हैं उस क्लब के, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्टिविटीज जो होता है वेयर सम पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉमन फंड एंड आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द फंड, यानी कि जो उसके मेंबर्स हैं वो जो भी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड अ सरप्लस कैन नॉट बी कॉल्ड इनकम. तो उसके बाद जो उनका इनकम आ रही है, मतलब जो भी उनके एक्सपेंसेस है वो माइनस करने के बाद जो उनके पास सरप्लस बच रहा है, जो प्रॉफिट बच रहा है, वो इनकम नहीं मानी जाएगी. ठीक है. एग्जाम्पल एक्टिविटी ऑफ लायंस क्लब जो हो गया, जो कि उसकी जो भी एक्टिविटी, उसके जो भी मेंबर्स वहाँ पे पैसे लेकर आ रहे हैं, जो भी उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिन भी लोगों ने उस क्लब की एक्टिविटी में, तो उसके बाद जो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो उनका सरप्लस है वो इनकम नहीं मानी जाएगी. ठीक है. इनकम अर्न बाय अ म्यूचुअल कंसर्न फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी इज नॉट टैक्सेबल. ठीक है. तो जो म्यूचुअल कंसर्न से इनकम आ रही है, म्यूचुअल एक्टिविटीज से जो इनकम आ रही है वो टैक्सेबल नहीं है. अ म्यूचुअल कंसर्न इज लायबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द बैंक. ठीक है. इनको टैक्स कब लगेगा, म्यूचुअल कंसर्न को, जब इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द बैंक्स, अगर उन्हें अपनी जो भी उनकी बचा हुआ था, मतलब जो भी प्रॉफिट वगैरह था, उसने उनको क्या किया, बैंक वगैरह में अगर लगा दिया, तो वहां से बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, वहां से जो उनको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा. लेकिन जो उसने पार्टिसिपेंट्स है उनकी जो सरप्लस बच रहा है अमाउंट वहां पे जमा करने के बाद, वो टैक्सेबल नहीं होगा. उसके बाद आता है पर्सनल गिफ्ट्स. तो गिफ्ट्स जो होंगे वो टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे, तो इसको देखते हैं हम. गिफ्ट्स ऑफ अ पर्सनल नेचर डू नॉट कंस्टिट्यूट इनकम. जो पर्सनल नेचर के गिफ्ट मिल रहे हैं, द रेसिपिएंट ऑफ गिफ्ट्स लाइक बर्थडे, मैरिज गिफ्ट वगैरह जो मिल रहे हैं, वो सब जो होंगे वो टैक्सेबल नहीं होंगे, वो इनकम नहीं मानी जाएगी, मतलब आपकी. ठीक है. वो सब आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी. और इज नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स. और इनकम नहीं है क्योंकि वो आपकी वो गिफ्ट्स, तो इसलिए वो आपकी इनकम टैक्स में भी नहीं आएंगे. ठीक है. उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. हाउएवर एन इंडिविजुअल और HUF गेट कैश और चेक और प्रॉपर्टी मोर देन ₹50,000. ठीक है. किसी इंडिविजुअल को या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्या मिल रहा है, कैश में या फिर चेक में या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जिसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 50,000 रुपए से ज्यादा है इन द होल ईयर, पूरे साल का मिला करके. अगर किसी इंडिविजुअल HUF को क्या मिल रहा है, कैश में या चेक में या फिर प्रॉपर्टी मिल रही है जिसकी वैल्यू जो है 50,000 से ज्यादा है पूरे साल में, फ्रॉम एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन से मिल रही है अदर देन नियरेस्ट रिलेटिव्स और ओकेजन ऑफ मैरिज. ठीक है. जो नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं, अगर एकदम नियरेस्ट रिलेटिव से मिल रही है, मदर फादर वगैरह से, उसको छोड़ करके, या फिर ओकेजन ऑफ मैरिज में मिल रही है तो उसको छोड़ करके, जो मैरिज में दहेज वगैरह मिलता है ना, उसको छोड़ करके अगर कुछ मिल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड इनकम. ठीक है. विदाउट कंसिडरेशन मतलब आपको गिफ्ट तो मिला है 50,000 का, आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया. आपको किसी ने अगर ज्वेलरी दी है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है और आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया, कुछ कंसिडरेशन नहीं दिया है, तो उसको क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा फ्रॉम अदर सोर्सेज. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो आएगा अगर उसकी वैल्यू गिफ्ट की 50,000 रुपए से ज्यादा होगी तो. देन डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्सेज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. ये क्या होता है, डाइवर्जन ऑफ इनकम मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इनकम और द होल सच इनकम डज नॉट रीच द असेसी. मतलब कि जो इनकम आई है वो पूरी की पूरी इनकम या फिर उसका कुछ पार्ट एसएससी को नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है. इट इज डाइवर्टेड टू सम अदर पर्सन, किसी और पर्सन को वो डाइवर्ट हो जा रहा है ड्यू टू सम लीगल ऑब्लिगेशंस. क्यों, क्योंकि उस पर कुछ ऐसी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं कि वो एसएससी को ना मिलके किसी और पर्सन को वो इनकम मिल रही है पूरी की पूरी या फिर उसका कुछ पार्ट. एंड सच डाइवर्टेड इनकम इज नॉट टैक्सेबल. तो इसलिए वो जो डाइवर्टेड इनकम होगी, क्योंकि वो एसएससी को मिल ही नहीं रही है, तो वो जो होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी. वेयर एज द एप्लीकेशन ऑफ इनकम मीन्स, और एप्लीकेशन ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है, आफ्टर रिसीविंग द इनकम स्पेंडिंग इट. ठीक है. आप उसको एप्लीकेट कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो, यूज कर रहे हो, मतलब आपको मिल गई है, उस इनकम को रिसीव करने के बाद आप उसको क्या कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो. एग्जाम्पल, द अमाउंट पेड बाय अ पर्सन टू हिज स्टेप मदर आउट ऑफ रेंट ऑफ प्रॉपर्टी विच ही हैज इनहेरिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द विल फ्रॉम हिज फादर. मतलब कि एक एसएससी है, एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, अपनी मदर को वो अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है. कौन सा, अपनी स्टेप मदर को. ठीक है. उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि इनहेरिटेड, मतलब कि उसको मिली हुई है, विल वगैरह में वो प्रॉपर्टी मिली हुई है, उससे जो भी रेंट आ रहा है वो अपनी स्टेप मदर को दे रहा है. ठीक है. उसको पे कर रहा है क्योंकि
प्रोविजन ऑफ द विल फ्रॉम हिज फादर, क्योंकि उसके फादर ने उसको विल में वो मेंशन किया हुआ है इस डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये क्या हो गया, डाइवर्जन ऑफ इनकम है, ठीक है, क्योंकि वो विल में मेंशन है इसलिए वो अमाउंट उसको ना मिलके उसकी स्टेप मदर को मिल रहा है। बट इफ देयर इज नो सच प्रोविजन इन द विल एंड ही प्रोमिसेस टू पे सम मनी टू हिज स्टेप मदर, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। बट अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, उसके फादर ने ऐसी कोई विल ही नहीं बनाई है, उसके फादर ने बोला ये तुम्हारी प्रॉपर्टी मैंने तुमको दे दी, अब जो भी इनकम होगी वो तुम्हारी होगी, बट वो क्या कर रहा है कि उस प्रॉपर्टी में से जो उनको इनकम मिल रही है, जो रेंट वगैरह मिल रहा है, वो कुछ अमाउंट अपनी स्टेप मदर को दे रहा है, तो वो क्या होगा, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम, मतलब वो यूज कर रहा है, उसकी इनकम है वो यूज कर रहा है। और डाइवर्जन ऑफ इनकम मतलब कि प्रॉपर्टी तो उसने अपने बेटे के नाम की, बट बोल दिया जो इससे रेंट आएगा ना वो मेरी बीवी को दे देना, ठीक है, तो वो अपनी स्टेप मदर को वो अमाउंट दे रहा है, तो वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है क्योंकि उसने विल में ऐसा लिखा है। बट अगर ऐसी कोई विल ही नहीं बनाई है उसके फादर ने, वो अपनी मर्जी से दे रहा है, तो वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम होगा, यानी वो अपनी इनकम को उस चीज में यूज कर रहा है उसको देने में, ठीक है। देन आता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल। टाइटल मतलब कि उस अगर कोई प्रॉपर्टी है उसका टाइटल यानी उसका मालिक कौन है उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। दो भाइयों के बीच में अगर प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है तो उसकी इनकम किसकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। सो इन केस अ पर्सन इज रिसीविंग सम इनकम बट हिज टाइटल टू सच रिसिप्ट इज डिस्प्यूटेड, ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसको इनकम तो आ रही है उस प्रॉपर्टी से, लेकिन उसके टाइटल पे डिस्प्यूट चल रहा है कि उसका एक्चुअल मालिक कौन होगा, इट विल नॉट फ्री हिम फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके टाइटल पे डिस्प्यूट चल रहा है तो उस पर कोई टैक्स ना लगे। इट विल नॉट पोस्टपोन और प्रोलॉन्ग द असेसमेंट प्रोसीडिंग, ठीक है, तो इसके कारण टाइटल डिस्प्यूट चल रहा है तो इनकम टैक्स ऑफिसर ये नहीं बोलेगा ठीक है हम इसको पोस्टपोन कर लेंगे, हम इसको बाद में देख लेंगे, बट द रेसिपिएंट ऑफ सच इनकम हैज टू पे टैक्स। लेकिन जिस पर्सन को वो इनकम मिल रही है, ठीक है, अगर दो भाइयों के बीच में विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो दोनों में से जिस भी भाई को उस प्रॉपर्टी से इनकम मिल रही है उसको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अजय एंड विजय आर ट्रू ब्रदर्स हैव डिस्प्यूट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी है, अजय और विजय के बीच में एक हाउस प्रॉपर्टी है जो दोनों के बीच में आपसी झगड़ा चल रहा है कि वो मेरी है। विजय हैज पोजीशन ओवर द सेड प्रॉपर्टी, और उसकी पोजीशन किस मतलब हक किसका उस पर, विजय का है, विजय को उससे इनकम वगैरह मिल रही है। इन दिस सिचुएशन इफ इनकम अराइजेस फ्रॉम द प्रॉपर्टी इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ विजय। अगर इस केस में उस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम आएगी तो उस पे विजय को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन उसके पास है, रेंट वगैरह जो भी आ रहा है वो उसको मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से, तो इसलिए उसको टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है रिलीफ फ्रॉम पेमेंट ऑफ डेब्ट और एक्सपेंडिचर। सो इफ अ पर्सन इज रिलीव्ड फ्रॉम पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और एनी अदर लोन सच रिलीफ विल नॉट बी ट्रीटेड इनकम। अगर किसी पर्सन के पास कोई लोन वगैरह था और उसको वो रिलीफ मिल गया, अब उसको वो पे नहीं करना है उस लोन को, ठीक है, उस बंदे ने माफ कर दिया कि जाओ मत देना हमको, तो वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एमपी गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट्स फार्मर फ्रॉम पेमेंट ऑफ डेब्ट और रेवेन्यू, सच एग्जेम्प्टेड अमाउंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। जैसे कि एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनको ऋण मुक्त कर दिया कि आपको जो भी लोन्स वगैरह आपको पे नहीं कर रहे हैं अब, तो उस जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, जितना भी उनका लोन का अमाउंट जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया, उसको इनकम नहीं माना जाएगा। इट अप्लाइज ऑल्सो इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर के केस में भी अप्लाई होता है। जैसे कि अ फीस ऑफ ₹10,000 सेटल्ड बिटवीन अ पेशेंट एंड डॉक्टर विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द पेशेंट इफ द डॉक्टर फॉरगोज हिज फीस। जैसे कि अगर कोई पेशेंट कहीं मेडिकल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है और 10,000 रुपीज़ का उनके बीच में सेटलमेंट हो गया डॉक्टर और पेशेंट का कि ठीक है 10,000 रुपीज़ मैंने आपको माफ़ की एक्सपेंसेस, तो जो उसके 10,000 रुपये हैं वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी पेशेंट है उसको अगर 10,000 रुपीज़ जो उसके एक्सपेंस होने वाले थे उसमें उसको कुछ डिडक्शन मिल गया है कि जाओ वो आपको फीस नहीं ले रहे हैं या कुछ भी, तो जो 10,000 रुपीज़ हैं वो पेशेंट की इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर रिलीफ मिल रहा है आपको पेमेंट में, आपको कहीं पेमेंट नहीं करनी है, या फिर एक्सपेंडिचर में भी अगर आपके कोई एक्सपेंस थे वहां से आपको रिलीफ मिल गया तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेविंग इज नॉट इनकम। अगर आप कुछ सेविंग कर रहे हो तो वो इनकम नहीं है। इसका क्या मतलब है, फॉर सर्टेन अमाउंट इज गिवन टू अ मेंबर ऑफ अ फैमिली फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एंड ही सेव सम अमाउंट आउट ऑफ इट। मतलब कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ अमाउंट दे रहा है अपने डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए, कि ठीक है, होता है ना कि घर में दिया जाता है कुछ अमाउंट की 10,000 20,000 रुपए की रखो और जो भी इससे एक्सपेंसेस होंगे वो कर लेना, तो और उसमें से वो कुछ अमाउंट सेव कर लेती है, ठीक है। खर्च करने के बाद सपोज 20,000 उसको मिले, 15,000 खर्च था, 5,000 उसने सेव कर लिए, ठीक है, इट इज नॉट इनकम, तो वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। बट इफ अ सर्वेंट सेव्स आउट ऑफ द अमाउंट गिवन टू हिम सेविंग विल बी इनकम। लेकिन अगर आपने सर्वेंट को कुछ पैसे दिए, सपोज सर्वेंट की सैलरी थी 10,000 रुपीज, आपने उसको वो दिया और उसमें से उसने कुछ अमाउंट सेव कर लिया, तो
उसकी जो सेविंग है वो इनकम मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसने अपनी फैमिली मेंबर को दिया, और जैसे हस्बैंड ने वाइफ को दिया, फैमिली मेंबर को दिया एक्सपेंसेस करने के लिए, जो भी डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है उसके लिए कुछ पैसा दिया, उसमें से अगर उसने सेव कर लिया तो वो उसकी वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप सर्वेंट को पैसे दे रहे हो और उसने कुछ अमाउंट अगर वो सर्वेंट सेव कर रहा है तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी। पिन मनी रिसीव्ड बाय अ लेडी फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस इज नॉट हर इनकम। पिन मनी मतलब वही कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दिया और उसने कुछ सेव कर लिया, ठीक है, तो वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी उसकी वाइफ की। इवन सेविंग मेड बाय हर आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर मीटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम इन हर, ठीक है। तो जो उसको पिन मनी मिल रही है, जो अमाउंट मिल रहा है पूरा, वो भी उसके लिए इनकम नहीं है। और इवन जो उसने सेविंग की है उसमें से, उस अमाउंट में से बचा करके जो कुछ सेविंग की है, तो वो भी उसके लिए इनकम नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि इनकम क्या है, इसके कौन कौन से 5 हेड्स हैं, और इसके अलावा कौन कौन क्या उसके फीचर्स हैं जिस इनकम के, मतलब कौन सी इनकम को इनकम माना जाएगा, कौन सी इनकम को इनकम नहीं माना जाएगा। सो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।